हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेडा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे आर्मी के मॉडल पेपर की शुरुआत। आप सबको पता है ऑनलाइन परीक्षा आर्मी की कर दी गई है और साल में 2 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। दूसरी भर्ती जो प्रक्रिया जो है वो नवंबर में स्टार्ट होगी, लगभग नवंबर दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगी। तो समय काफी है हमारे पास तैयारी के लिए, तो हमें अभी से तैयारी करनी होगी क्योंकि कंपटीशन जो है वो आप सबको पता है बढ़ चुका है। ऑनलाइन परीक्षा में आपने देखा भी होगा और अप्रैल में जो परीक्षा है उसका परिणाम भी आ जाएगा लगभग अगले सप्ताह तक, तब देख लेना। तो ये मत सोचना कि हमारे पास समय है, देखो इंतजार नहीं है कि कंपटीशन बढ़ चुका है। तो आप सबको पता है कि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो हमें इंतजार नहीं करना है, कंपटीशन टफ है, उसको क्वालिफाई करने के लिए हमें काफी समय देना होगा। तो समय जो है वो ज्यादा नहीं है, अप्रैल आपको पता है मई स्टार्ट हो चुकी है, लगभग नोटिफिकेशन जारी किया वो नवंबर का किया है। तो हमें अभी से तैयारी करनी होगी। तैयारी चाहिए आप हमारे प्लेटफॉर्म से करो या किसी भी प्लेटफॉर्म से करो, तो समय जो है तैयारी करने का वो अभी है। तो अभी से अपनी शुरुआत कर दें। तो आज के सेक्शन को बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। एक सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे मॉडल टेस्ट लगाते समय अपनी नोटबुक में अपना स्कोर काउंट करें और लास्ट में वीडियो के अंत में अपना स्कोर जो है हमारे पास कमेंट करें। आपके स्कोर का हमारी टीम को इंतजार रहेगा। तो चलिए आज के सेक्शन की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया, भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण क्या दिया गया है? पहला परमाणु प्रशिक्षण पूछा क्या गया, कहां किया गया था, स्थान पूछा गया है। तो भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण जो है वो पोखरण जैसलमेर में किया गया था। पोखरण जैसलमेर में किया गया था। अगर बात करूं स्टेट की तो राजस्थान। कहां किया गया था? राजस्थान में किया गया था। पूछा यह भी जा सकता है कि कब किया गया, तो दिनांक भी ध्यान रखें। तो किस दिनांक को किया गया था? ये 18 मई को किया गया था। पहला परमाणु प्रशिक्षण कब किया गया था? 18 मई 1974 को किया गया था। 18 मई 1974 को किया गया था। 2 परमाणु प्रशिक्षण हुए थे, दोनों पूछे जाते हैं। तो दूसरा परमाणु प्रशिक्षण जो है वो कहां किया गया? सबसे पहले तो यह ध्यान रखें, पहला और दूसरा परमाणु प्रशिक्षण दोनों पोखरण जैसलमेर में किए गए थे। तिथि अलग अलग है। पहला परमाणु प्रशिक्षण 18 मई 1974 को किया गया था। दूसरा जो है 2 मई 1998 को किया गया था। 1974 को पहला किया गया था, 1998 को दूसरा किया गया था। स्थान पूछा जाए तो दोनों पोखरण राजस्थान में किए गए थे। देखिए अगला क्वेश्चन, लोकसभा को भंग कर सकता है। देखिए लोकसभा जो है संसद का अंग है, लोकसभा राज्यसभा, तो लोकसभा को जो है भंग कर सकता है। तो सबसे पहले तो देखिए लोकसभा एक अस्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा इसको लोकसभा को क्या है कभी भी भंग किया जा सकता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। क्या है? स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। एक पूछा जाता है विधानसभा को, क्या पूछा जाता है? दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? तो विधानसभा को जो है वो राज्यपाल भंग कर सकता है। कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल भंग कर सकता है, राज्यपाल। और लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है और राज्यसभा एक स्थायी सदन है। 2 बातें और ध्यान रखें, लोकसभा को जो है निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन, निचला सदन, निम्न सदन। और राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है और यह एक स्थायी सदन है। इनका कार्यकाल भी पूछा जाता है। कार्यकाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो राज्यसभा का पूछा जाता है। राज्यसभा का नहीं, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है और लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह ध्यान रखें, यह एक इसे अस्थायी सदन है,
इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो वो राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है, उच्च सदन है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता। और राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का, सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसमें निहित होती है या कौन भंग कर सकता है? तो राज्यपाल इसको क्या है, भंग कर सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन, रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? रॉक गार्डन जो है वो कहाँ स्थित है? तो रॉक गार्डन जो है वो चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। और चंडीगढ़ आप सबको पता है हरियाणा और पंजाब की एकमात्र राजधानी है, दोनों स्टेटों की एक राजधानी है। हरियाणा और पंजाब, हरियाणा और पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और रॉक गार्डन जो है वो कहां स्थित है? तो चंडीगढ़ में स्थित है। इसका निर्माण करता, रॉक गार्डन का निर्माण जो है किसने किया था? तो इसका नेकचंद, किसने किया था? नेकचंद सैनी द्वारा इसका क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। इसको नेकचंद सैनी गार्डन भी कहते हैं, यह भी ध्यान रखें, नेकचंद सैनी भी कहते हैं। और ये किस झील के तट पर है ये भी पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी ध्यान रखें तो सुखला झील, सुखला झील के तट पर स्थित है। नेकचंद सैनी गार्डन किस झील के किनारे स्थित है या तट पर स्थित है? तो सुखना झील के तट पर स्थित है। सुखना झील कहां स्थित है? तो चंडीगढ़ में स्थित है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन, निम्न में से नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक, देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो क्या है पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक का क्या है नाम पूछा गया है। तो वो है एग्जाम वॉरियर्स। एग्जाम वॉरियर्स जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है? नरेंद्र जी मोदी है। और इसका प्रकाशन कब किया गया? प्रकाशन या प्रकाशित कब किया गया था? तो 2018 में किया गया था। यह मोटिवेशनल बुक है। क्या है? मोटिवेशनल बुक है। और एक और बुक है नरेंद्र जी की, वो है लेटर टू मदर। लेटर टू मदर, लेटर टू मदर जो किसकी पुस्तक है? वो है नरेंद्र मोदी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? देखिए 26वें राष्ट्रीय सम्मेलन महोत्सव जो है उसका आयोजन कहां किया गया था? तो इसका आयोजन जो है वो कर्नाटक राज्य में किया गया था। कहां किया गया था? कर्नाटक राज्य में किया गया था। समय पूछा जाए कब किया गया था? तो ये किया गया था 12 जनवरी। कब किया गया था? 12 जनवरी 2023 को किया गया था। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कर्नाटक में हुआ था। कब हुआ था? तो 12 जनवरी 2023 को हुआ था। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री इसके उद्घाटनकर्ता थे। करंट अफेयर से आपने देखा 17 अप्रैल की परीक्षा थी, उसमें भी काफी क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। तो हम जो इस टेस्ट की जो शुरुआत की है बिल्कुल बेसिक लेवल से की है। पर डे का जो करंट अफेयर होगा उस पर चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ विश्वास रखिए, विश्वास के साथ जुड़े रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, श्रीलंका की वर्तमान राजधानी। देखिए श्रीलंका देश जो है उसकी वर्तमान राजधानी क्या है? क्योंकि पहले जो राजधानी थी वो चेंज कर दी गई है। तो हाल ही में राजधानी जो है श्रीलंका की श्री जयवर्धनपुरा, श्री जयवर्धनपुरा जो है वो श्रीलंका की नई राजधानी है। पूछा जाए पुरानी राजधानी, वो आप सबको पता ही है। पुरानी राजधानी जो है कौन सी है? कोलंबो। कोलंबो जो है वो श्रीलंका की पुरानी राजधानी थी। और नई राजधानी कौन सी है? श्री जयवर्धनपुरा। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को बनाया जाता है। और एड्स दिवस, एड्स जो रोग है ये एक वायरस जनित रोग है, जीवाणु जनित या वायरस जनित रोग पूछा जाता है। निम्न में से वायरस जनित रोग है या एड्स जनित रोग है? तो एड्स जो है वो वायरस जनित रोग है। वायरस से ये फैलता है, वायरस से संक्रमण होता है। तो इस वायरस का नाम पूछा जाता है। एड्स किस वायरस से फैलती है? एड्स जो है वो किस वायरस से फैलती है? तो HIV द्वारा क्या है? HIV वायरस द्वारा क्या है? एड्स फैलती है। प्रतिरक्षक तंत्र पर हमारे ये हावी होती है। प्रतिरक्षक तंत्र को क्या है? ये प्रभावित करती है। जहां कोशिकाओं का निर्माण होता है, क्या होता है? कोशिका को जो निर्माण होता है प्रतिरक्षक, उसको क्या है? नष्ट करती है। उसकी संख्या को क्या है? कम कर देती है। कोशिका को क्या है? घात पहुंचाती है।
तो क्लियर है किस वायरस से फैलती है, HIV वायरस से फैलती है, और एडेस एक वायरस जनित रोग है, और एडेस दिवस जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? देखिए प्रत्येक राजा तो जो थे उनकी अपनी अपनी राजधानियां ही थी, राजधानियां ही बनाई गई थी, स्थापित की गई थी। तो पंजाब के राजा रणजीत सिंह की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? लाहौर थी, जो आप सबको पता है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो लाहौर राजधानी किसकी थी? राजा रणजीत सिंह की थी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है राजा रणजीत सिंह के, इन्होंने सिख साम्राज्य की स्थापना किसने किया? सिख साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो वो राजा रणजीत सिंह थे। राजा रणजीत सिंह ने किस सिख साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी, और अपनी राजधानी कहां बनाई थी? लाहौर बनाई थी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इनका उपनाम था, उपनाम से जाना जाता था, इन्हें जाना जाता शेर-ए पंजाब। पूछा जा सकता है कि किस व्यक्ति को शेर-ए पंजाब कहा जाता है? तो किस व्यक्ति को कहा जाता है शेर-ए पंजाब, या पंजाब का शेर जो है वो महाराजा रणजीत सिंह को कहा जाता है। महाराजा रणजीत सिंह ने किसकी संस्थापना की थी? किसकी? तो सिख साम्राज्य की स्थापना की थी, और इनकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर में इनकी राजधानी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हेंगसांग किसके शासन काल में भारत आया था? हेंगसांग जो है वो किसके शासन काल में भारत आया था? तो राजा हर्षवर्धन के शासन काल में यह भारत आया था। और कब आया था? 605 ईस्वी में आया था। ईस्वी नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी ध्यान रखें, इतना ही पूछा जाता है किसके शासनकाल में आया था? तो ये राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10, देवताल झील देवताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के किस स्टेट में स्थित है देवताल झील जो है वो? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। देवताल झील जो है वो कहां स्थित है? उत्तराखंड राज्य में यह स्थित है। उत्तराखंड की 3 झीलें और भी पूछी जाती है। सबसे पहली पूछी जाती है भीमताल झील। कौन सी पूछी जाती है? भीमताल झील। तो भीमताल झील जो है वो कहां स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भीमताल झील की मुख्य बात यह है कि उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी झील है। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है भीमताल झील। दूसरी झील पूछी सातताल झील। सातताल झील जो है ये कहां स्थित है? ये भी जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तीसरी नैनीताल झील। तो चारों झील जो है वो कहां स्थित है? नैनीताल, सातताल, भीमताल और देवताल झील जो है वो कहां स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो चारों झील जो है इंपॉर्टेंट है, नोट करें अपनी नोटबुक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ? देखिए शिमला समझौता हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ, या शिमला समझौता जो है कब हुआ, या शिमला समझौता किस 2 देशों के मध्य हुआ? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। तो शिमला समझौता जो है वो कब हुआ था? 1972 को हुआ था, 2 जुलाई। कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 को हुआ था। किन 2 देशों के बीच हुआ था? ये आप सबको पता ही है, पाक और भारत के बीच, पाकिस्तान और भारत 2 देशों के बीच ये शिमला समझौता हुआ था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति व भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मध्य इन पर क्या है? हस्ताक्षर हुए थे। तो पूछा जा सकता है शिमला समझौते के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी आप सबको पता है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। तो किन 2 देशों के मध्य हुआ? भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। किन 2 व्यक्तियों के मध्य हस्ताक्षर हुए थे? तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति व भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मध्य ये हस्ताक्षर हुए। कब हुए थे? 2 जुलाई 1972 को हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वीराज चौहान को मिसटाइप हो गया था। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस वर्ष हराया? देखिए मोहम्मद गौरी जो थे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को कब हराया? इतना ही पूछा गया है। तो 1191 में हराया था। कब हराया था? 1191। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया? तो तराइन के दूसरे युद्ध में। तराइन के दूसरे युद्ध में।
कब रहा था? त्राइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में। प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो वो 1191 में। मुख्य बात, पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे और दूसरे युद्ध में क्या है, मोहम्मद गौरी विजय हुए थे और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। हारने के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को क्या है, बंदी बनाकर अफगानिस्तान अपने साथ ले गए थे। तो कल अगर पूछा जाए किस युद्ध में हराया, तो त्राइन के दूसरे युद्ध में। त्राइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में। प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। और पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे, दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी विजय हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, सतपुड़ा किस प्रकार का पर्वत है? सतपुड़ा जो पर्वत है जो किस प्रकार की श्रेणी है? तो ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक पर्वत श्रेणी है। एक पूछा जाता है सबसे इंपोर्टेंट, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत आप सबको पता है, पास पास है। सतपुड़ा और विंध्याचल। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत जो है, इन दोनों को जोड़ने वाली या अलग करने वाली पहाड़ी कौन सी है? पहाड़ी है तो मेक्कल पहाड़ी है, मेक्कल पर्वत या पहाड़ी। पूछ लिया जाए सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत को अलग करने वाली पहाड़ी कौन सी है? तो मेक्कल पहाड़ी है। दोनों को जोड़ने वाली, मिलाने वाली आपस में कौन सी पहाड़ी है? तो वो मेक्कल पहाड़ी है। क्लियर है। एक इसकी पूछी जाती है, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? तो वह धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़ चोटी कहां स्थित है? तो दक्षिण भारत में स्थित है, मध्य भारत में स्थित है। किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो वो सतपुड़ा की है। किसकी है? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? लिंगराज मंदिर का निर्माण जो है ययाति प्रथम या ययाति सीकरी ने करवाया था। ययाति प्रथम या ययाति सीकरी ने इसका निर्माण क्या है, करवाया था। और ये कहां स्थित है? स्थान भी काफी बार पूछा गया है। फिलहाल 17 अप्रैल को जो परीक्षा स्टार्ट हुई थी ऑनलाइन, उसमें भी पूछा गया था कि लिंगराज मंदिर कहां स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है। और भुवनेश्वर जो है वो उड़ीसा राज्य की राजधानी है। स्टेट पूछा जाए तो कहां स्थित है? उड़ीसा राज्य की भुवनेश्वर शहर में स्थित है। भुवनेश्वर जो है वो उड़ीसा राज्य की क्या है? राजधानी है। तो लिंगराज मंदिर कहां स्थित है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? ययाति प्रथम या ययाति प्रथम की जैसे सीकरी दिया होगा, निर्माण करवाया था। और यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। पूछ लिया जाए कि किस धर्म से समर्पित है? तो हिंदू धर्म, भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, इंग्लैंड की समाचार एजेंसी। इंग्लैंड की समाचार एजेंसी कौन सी है? तो यार्ट्स जो है, यार्ट्स जो है वो क्या है, किसकी है? इंग्लैंड की जो है योर्ट्स जो है इंग्लैंड की क्या है? समाचार एजेंसी है। प्रत्येक देश की एक समाचार एजेंसी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछी जाती है, ज्यादातर जो पूछी गई, अब तक जो पूछी गई है, वो तास पूछी जाती है। तो तास जो किस देश की समाचार एजेंसी है? तो वो रूस देश की है। रूस देश की समाचार एजेंसी कौन सी है? तास है। और अंतारा जो एजेंसी है वो किसकी है? इंडोनेशिया की है। इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी कौन सी है? अंतारा। तास किस देश की एजेंसी है? तो वो किसकी है? रूस की है। रॉयटर्स जो है, रॉयटर्स जो एजेंसी है वो किस देश की एजेंसी है? इंग्लैंड की है। भारत की भी नोट करें, भारत की जो है वो पीटीआई क्या है? भारत की जो क्या है? पीटीआई समाचार, पीटीआई बोलते हैं इसको, जो एजेंसी है वो भारत की है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, साइंस का दूसरा पार्ट स्टार्ट हो चुका है हमारा। तो हीरे का चमकना किसकी अवधारणा है? किसके कारण चमकता है? या हीरा चमकना किसका उदाहरण है? या किसके कारण, किसकी प्रवृत्ति के कारण चमकता है? ऐसे कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो किसकी अवधारणा है? वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या है? हीरा चमकता है। इसके 2 उदाहरण और लिखता हूं, वो भी नोट करें। पहला उदाहरण पूछा जाता है, कांच में आई दरार। कांच जब टूटता है, कोई कांच है जब वो टूटता है तो उसमें जो दरार होती है, जो लाइन होती है, जो चमकती है, वो भी क्या है? पूर्ण आंतरिक के कारण। कांच में आई दरार का चमकना,
कांच में आई दरार का चमकना और एक मर्ग मरीचिका का दिखाना। राजस्थान में, सॉरी राजस्थान में। मरीचिका का बनना किसका उदाहरण है? तो ये भी क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तीसरा मुख्यतः सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पानी का, हवा में, सॉरी हवा में पानी का बुलबुले का चमकना, ये चारों उदाहरण जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के क्लियर है। कांच में आई दरार का चमकना, मर्ग मरीचिका का बनना, हीरे का चमकना और हवा में पानी के बुलबुले का चमकना किसका उदाहरण है? तो चारों जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, जल का बहाव किस में मापा जाता है? देखिए जल का बहाव या गति जो है वो किस में मापी जाती है? बहाव पूछा गया है। तो जल का बहाव मापा जाता है, जल के बहाव को मापने की इकाई, जल के बहाव को मापने की इकाई या बहाव मापने का यंत्र, ऐसे कुछ भी पूछे तो वो होता है क्यूसेक। क्यूसेक के द्वारा क्या है? जल का बहाव को क्या है? मापा जाता है। और एक जल की गहराई पूछा जाता है। तो जल की गहराई जो है, जल की गहराई किस द्वारा मापी जाती है? तो वो फेदोमीटर द्वारा मापी जाती है। जल की गहराई किसके द्वारा मापी जाती है? फेदोमीटर। क्वेश्चन एग्जामिनर जो है क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो समुद्र की गहराई फेदोमीटर, यानी जल की गहराई जो है वो फेदोमीटर द्वारा मापी जाती है। दूसरा अल्टीमीटर, अल्टीमीटर द्वारा ऊंचाई मापी जाती है। ऊंचाई जो है वो किसके द्वारा मापी जाती है? तो वो अल्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा वो ऐसे पूछेगा कि वायुयान की ऊंचाई, उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई किससे मापी जाती है? उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई या उड़ते हुए जहाज की ऊंचाई जो है वो किसके द्वारा मापी जाती है? तो वो अल्टीमीटर द्वारा मापी जाती है। फेदोमीटर द्वारा गहराई मापी जाती है जल की, और जल का बहाव जो है वो क्यूसेक द्वारा मापा जाता है। अंतिम बैरोमीटर, ये आप सबको पता ही है, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है? तो वो बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। एक लेक्टोमीटर पूछा जाता है, नोट करेंगे अभी। लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो लेक्टोमीटर द्वारा क्या है? दूध की शुद्धता को मापा जाता है। दूध की शुद्धता जो होती है, फेंट निकालने की जो मशीन होती है, लेक्टोमीटर जो है वो दूध की शुद्धता मापी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? अम्लों का राजा जो है वो किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। किसको कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। किसको कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। H2SO4, H2SO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है, ये भी ध्यान रखें। हो सकता है सल्फ्यूरिक अम्ल ना दे, वहां दिया हो H2,4 HCl NHO3 दिया हो, ऐसे दिया हो, तो क्या होता है? H2SO4 यानी अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। और HCl जो होता है इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। सूत्र पूछ लिए जाते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के सूत्र जो है वो क्या है? HCl है। NHO3 जो है वो नाइट्रिक अम्ल होता है। नाइट्रिक अम्ल को क्या कहते हैं? NHO3 कहते हैं। तो क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए लोहे की कमी से या आयरन, लोहे की कमी से या आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। सी ऑप्शन राइट होगा। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है, लोहे की कमी से होता है। एनीमिया रोग होने से क्या है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होता है जो रक्त जो होता है, हीमोग्लोबिन की क्या है? संख्या कम हो जाती है। संख्या क्या है? घटनी कम हो जाती है। और हीमोग्लोबिन का आप सबको पता है
क्या कार्य है? हीमोग्लोबिन का कार्य है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संचालन करना, अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। तो हीमोग्लोबिन की अगर संख्या कम हो जाएगी, एनीमिया रोग होता है जब हीमोग्लोबिन की संख्या क्या है? कम हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन की संख्या कम होने के कारण क्या है? हमारे शरीर का ऑक्सीजन लेवल जो है वो घट जाता है। तो क्लियर है, लोहे की कमी या आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग में क्या है? किस अंग को प्रभावित करता है? तो हीमोग्लोबिन को, रक्त परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करता है, हम बोल सकते हैं। सक्रिय और ध्यान दें, ये भी नोट करें, सक्रिय रोग जो है वो विटामिन सी की कमी से, सक्रिय रोग जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। घेंगा, दूसरा घेंगा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गयोक्टर, घेंगा या गयोक्टर रोग जो है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? घेंगा या इंग्लिश में बोलते हैं गयोक्टर रोग होता है। और रतौंधी जो है वो आप सबको पता है विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है जो हमारे आंख को प्रभावित करता है। ज्यादातर प्रभावित अंग पूछा जाता है कि रतौंधी अंग जो है, रतौंधी रोग जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है? तो हमारी आंखों को प्रभावित करता है। किसको? हमारी आंख को प्रभावित करता है। और हम सक्रिय रोग जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है? तो हमारे दांत के मसूड़ों को प्रभावित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, गाड़ी की साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? गाड़ी की साइड में या पश्य दर्पण, पश्य दृश्य देखने के लिए, गाड़ी में पश्य दर्पण दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? एक ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, गाड़ी में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसकी प्रवृत्ति जो होती है वो क्यों किया जाता है? देखिए, आभासी होता है, आभासी व सीधा, आभासी व सीधा, यानी उत्तल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा प्रतिबिंब होता है। आभासी और वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण क्या है? गाड़ी में, गाड़ी के जो है पश्य दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पूछा जाता है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है गाड़ी की हेडलाइट में। यहां से दूसरा क्या पूछा जाता है? गाड़ी की हेडलाइट में, गाड़ी की हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो गाड़ी की हेडलाइट में अवतल दर्पण। किसका प्रयोग किया जाता है? यह भी नोट करेंगे। अवतल दर्पण में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, वो क्यों किया जाता है? देखिए, अवतल दर्पण की जो अवधारणा जो होती है वो होती है प्रकाश जो होता है, ये कोई लाइट है तो प्रकाश को प्रसारित करता है, यानी फैलाव, प्रकाश का फैलाव कौन सा दर्पण करता है? प्रकाश का फैलाव जो है वो अवतल दर्पण द्वारा किया जाता है। अवतल दर्पण की जो प्रवृत्ति जो होती है वो होती है प्रकाश का फैलाव, ताकि रास्ते को देखने में क्या है? आसानी हो। प्रकाश की क्या है? किरणों को क्या है? ये बिखेरता है, फैलाता है। इसलिए क्या है? गाड़ी की हेडलाइट में जो है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी में पश्य दर्पण दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी, सॉरी ये गलत हो गया था थोड़ा, पौधे, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पौधे नाइट्रोजन, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? देखिए, पौधे जो है अपने विकास वृद्धि के लिए, विकास के लिए, वृद्धि के लिए जो है नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। तो वो किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किसके रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अगर पूछा जाए पौधे नाइट्रेट किससे ग्रहण करते हैं, यानी किससे पौधे नाइट्रेट ग्रहण करते हैं? तो मिट्टी से करते हैं। किससे करते हैं? मिट्टी से करते हैं। पौधे नाइट्रोजन किससे ग्रहण करते हैं? मिट्टी से करते हैं। किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। दो बातें मुख्य नाइट्रोजन की ओर ध्यान रखें। नाइट्रोजन गैस जो है वो आप सबको पता है हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? N2 यानी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अब जो ऑनलाइन परीक्षा लगी थी उसमें पूछा गया था, प्रतिशत पूछा गया था, तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत है? तो 78% मात्रा पूछी गई थी। तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस जो है वो
गैस का जो प्रतिशत है वो कितना है, 78% सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस, ये भी ध्यान रखिए, दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली O2 यानी ऑक्सीजन गैस कौन सी पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन का भी प्रतिशत पूछा जाता है, तो ऑक्सीजन जो है हमारे वायुमंडल में 21% पाई जाती है। हाइड्रोजन जो है वो 78% पाई जाती है, जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तीसरी गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी पूछी जाती है, प्रतिशत नहीं पूछा जाता, फिर भी ध्यान रखें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो 0.03% है। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, 0.03%। अगर हाइट पूछा जाए ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, तो हमारे ऑक्सीजन की जो है वो 25% मात्रा है। नाइट्रोजन जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, कितनी, 78%। और पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। और नाइट्रेट जो है वो कहाँ से ग्रहण करते हैं, तो पौधे मिट्टी से ग्रहण करते हैं। और नाइट्रेट से क्या है, पौधे की वृद्धि होती है, विकास होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, ध्वनि का अधिकतम वेग किस में होता है। देखिए ध्वनि का अधिकतम वेग यानी ध्वनि का अधिकतम वेग जो है वो किस में होता है, तो ध्वनि का अधिकतम वेग जो है वो इस्पात में होता है। वैसे मुख्यतः ठोस में होता है। ध्वनि का सर्वाधिक वेग जो है वो किस में होता है, ठोस में होता है। लेकिन ऑप्शन में सबसे ठोस कौन सा है, हवा दी गई, लकड़ी दी गई, जल दी गई, इस्पात। तो इस्पात क्या है, सबसे ठोस है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस्पात। अगर ठोस में हम मुख्यतः बात करें कि ठोस में किस में होती है, तो वो स्टील में होती है। ध्वनि की सर्वाधिक वेग या सर्वाधिक चाल जो है, सर्वाधिक वेग या सर्वाधिक चाल जो है वो किस में होती है, ठोस में होती है। ठोस में अगर मुख्यतः बात करें तो वो स्टील में होती है। ठोस में क्यों होती है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए, ध्वनि को वेग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और प्रकाश की किरणों को, इसका विपरीत होता है, प्रकाश किरण या तरंग, किरणों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। पूछा जा सकता है कि प्रकाश की किरणों को, प्रकाश को गमन करने के लिए, प्रकाश के वेग को या प्रकाश की चाल को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इस कारण निर्वात में जो है प्रकाश का वेग क्या है, सर्वाधिक होता है। क्या होता है, सर्वाधिक होता है। और ध्वनि का वेग जो है इसमें न्यूनतम होता है। न्यूनतम किसका, ध्वनि का न्यूनतम वेग किसमें होता है, निर्वात में होता है। प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें होता है, तो निर्वात में होता है। किसमें होता है, निर्वात में होता है, क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और ध्वनि को चलने के लिए क्या है, माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसलिए स्टील। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मुख्यतः क्वेश्चन जो पूछा जाता है वायु में ध्वनि की चाल पूछी जाती है। वायु में किसकी, ध्वनि की चाल पूछी जाती है, सबसे ज्यादा पूछी जाती है। आर्मी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, तो वो 330 मीटर प्रति सेकंड, 330 मीटर प्रति सेकंड क्या है, ध्वनि की क्या है, वायु में चाल होती है। 330 देखिए एनसीईआरटी के अनुसार और विकिपीडिया के अनुसार इसका राइट आंसर 330 है। काफी बुकों में 332 मीटर प्रति सेकंड भी दिया हुआ है, 333 मीटर प्रति सेकंड भी दिया हुआ है। तो विकिपीडिया के अनुसार जो है ध्वनि में वायु की चाल जो है वो 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो क्लियर है। और एक ध्वनि जो होती है किस प्रकार की तरंगे होती है, तो ध्वनि जो है एक यांत्रिक तरंगे होती है। ये बात और नोट करें छोटी सी, यांत्रिक तरंगे। ध्वनि तरंगे जो है वो किस प्रकार की तरंगे होती है, तो ये ध्वनि यांत्रिक तरंगे होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वासियोरकर रोग किसकी कमी से होता है। क्वासियोरकर जो रोग है वो किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। और प्रोटीन जो है हमारे शरीर के विकास के लिए सबसे प्रमुख आहार, हमारे शरीर के विकास या वृद्धि के लिए सर्व प्रमुख जो पोषण आहार जो होता है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, क्वासियोरकर रोग हो जाता है, जिससे शरीर की क्या है, वृद्धि विकास क्या है, रुक जाता है।
तो क्लियर है यहां तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 24, प्रोड्यूसर गैस किन गैसों का मिश्रण होता है? प्रोड्यूसर गैस जो है वो किन किन गैसों का मिश्रण होता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग CO2 और NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन जिनका सूत्र दिया हुआ है N2। और ये दोनों गैस जो होती है मुख्यतः होती है, नाइट्रोजन गैस की मात्रा होती है इसमें कितनी? 55%। कितनी होती है? 55% मुख्यतः क्यों मानी जाती है? और CO कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 27% होती है। सर्वाधिक मात्रा जो होती है प्रोड्यूसर गैस में वो दो गैसों की मात्रा होती है, इसलिए जो है ऑप्शन जो ज्यादातर जो है लगभग जो है यही मिलता है, CO2 और NO2 होती है। वैसे मुख्यतः अगर हम बात करें कौन कौन सी गैस होती है, तो एक होती है CH4। CH4 आपको पता है किसको बोलते हैं? मीथेन को। मीथेन गैस भी होती है इसमें। हाइड्रोजन भी होती है H2। कौन सी? हाइड्रोजन भी गैस होती है। CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है। तो सर्वाधिक जो गैस होती है, इसका और प्रतिशत पूछा नहीं जाता, फिर भी ध्यान रखें 12% मात्रा होती है। तो सर्वाधिक दो गैसों की मात्रा होती है, किसकी? CO और NO2 की होती है। इसलिए प्रोड्यूसर गैस का जो मिश्रण जो होता है मुख्यतः दो गैसों को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन, दूरदर्शी जो है उसका आविष्कार जो है उसका किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था। 2 पॉइंट ऑप्शन के अकॉर्डिंग और नोट करेंगे। मार्कोनी द्वारा जो है रेडियो संचार, देखिए पूछा जा सकता है रेडियो संचार या रेडियो तरंगों की खोज जो है वो किसने की थी? तो वो मार्कोनी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मार्कोनी द्वारा की गई थी। और जेम्स वाट द्वारा, ये आप सबको पता ही है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। रेडियो संचार तरंगों का आविष्कार किसने किया था? तो मार्कोनी किया था। दूरदर्शी या दूरबीन का आविष्कार जो है वो किसने किया था? सबसे प्रथम पहले गैलीलियो ने ही किया था। काफी वैज्ञानिक है वैसे तो, लेकिन सर्वप्रथम जो है वो गैलीलियो द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या है? देखिए गुर्दे किसको कहते हैं? किडनी को। इंग्लिश में क्या कहते हैं? किडनी की क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो वो नेफ्रॉन है। कौन सी है? नेफ्रॉन जो है वो क्या है? किडनी या गुर्दे की क्रियात्मक इकाई है। क्लियर है सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कार्य। क्या पूछा जाता है? कार्य। नेफ्रॉन का कार्य क्या होता है? तो नेफ्रॉन का जो कार्य होता है वो होता है रक्त का शुद्धिकरण करना। रक्त का शुद्धिकरण या ऑप्शन में एग्जामिनर ये भी लिख देता है रक्त का छानना। तो नेफ्रॉन जो है उसका क्या कार्य है? मुख्यतः जो कार्य है वो रक्त को साफ करना, रक्त का क्या है? शुद्धिकरण करना या रक्त को छानना। और नेफ्रॉन किसकी इकाई है? तो गुर्दे किडनी की क्रियात्मक इकाई है। तो क्लियर है, 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेफ्रॉन से। एक तो इसके कार्य पूछे जाते हैं और एक ये किसकी क्रियात्मक इकाई है? तो ये किडनी यानी गुर्दे की क्रियात्मक इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन, सिडेराइट किस धातु का अयस्क है? देखिए सिडेराइट जो है तो धातु जो है एस जो है लगभग ज्यादा जो है वो 2 ही पूछे जाते हैं। एक तो सिडेराइट पूछा जाता है, सबसे पूछा जाता है, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो पूछा जाता है बॉक्साइट पूछा जाता है। बॉक्साइट अब तक जो है सर्वाधिक जो ज्यादा पूछे गए हैं सिडेराइट और बॉक्साइट ही पूछे जाते हैं। तो बॉक्साइट जो है वो किसका है? एल्युमिनियम का है। किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम धातु का है। सिडेराइट जो है वो किसका है? लोहे का है। किसका है? लोहे का है। लोहे का संकेत Fe है, देख लेना, ऐसे भी दे दिए जाते हैं, Fu दे दिया, ऐसे दिए, संकेत भी दे दिया जाए कि किसका है तो ये पता होना चाहिए। तो लोहे का संकेत जो है वो क्या होता है? Fe होता है। Cu जो है वो कॉपर का होता है और Hg होता है वो पारे का होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, सोने धातु का संकेत है। सोने धातु का संकेत, देखिए संकेत जो है वो सोने धातु का होता है, वो Au होता है। Au संकेत किसका है? सोने का है।
Fe किस धातु का, ये हमने पिछले क्वेश्चन में अभी चर्चा की, लोहा, लोहा धातु का संकेत Fe होता है। और Ag जो है, Ag जो है वो किसका होता है, चांदी का होता है। किसका होता है, चांदी का होता है। Cu जो क्या होता है, कॉपर, या हम कह सकते हैं तांबा, कॉपर या तांबा का क्या है, Au होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन कहां होता है। भोजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाता है मोस्टली, ये क्वेश्चन भी अभी पूछा गया था कि भोजन का पूर्ण पाचन कहां होता है, और पूर्ण जो भोजन पाचन की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है या कहां से शुरू होती है, भोजन की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ या कहां से शुरू होती है, तो इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत। भोजन का पूर्ण पाचन जो है वो छोटी आंत में होता है। प्रारंभ कहां से होती है, प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है, तो वो मुख से होती है। पाचन की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है, मुख से होती है। पूर्ण पाचन कहां से होती है, छोटी आंत से होती है। एक इसकी लंबाई भी पूछी जाती है, लंबाई भी ध्यान रखें। तो छोटी आंत की लंबाई जो है वो कितनी होती है, 6 से 7 मीटर, 6 से 7 मीटर होती है। नाम छोटी आंत है, लंबाई ज्यादा होती है। बड़ी आंत जो है इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर। देखिए बोलते हैं इसको बड़ी आंत, और लंबाई जो है इसकी छोटी होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि बड़ी आंत की जो है वो मोटाई अधिक होने के कारण इसको बड़ी आंत बोला जाता है। इसकी मोटाई कम और लंबाई ज्यादा होती है, इसलिए इसकी क्या है, छोटी आंत बोला जाता है। बड़ी आंत का कार्य होता है वो पानी का संश्लेषण करना होता है। क्या होता है, पानी का संश्लेषण करना। क्या होता है, बड़ी आंत का भोजन की प्रक्रिया का प्रारंभ कहां से होता है, तो मुख से होता है। पूर्ण पाचन कहां से होता है, तो छोटी आंत से होता है। क्लियर है। चलिए साथ साथ में जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं उनको भी क्या है अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए, ताकि आपको क्या है पेपर नजदीक कम समय में क्या है आपको पढ़ने में आसानी हो। उन्हीं क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे जो इसी बेस पे, इसी नवीनतम पाठ्यक्रम जो था अभी का, उसी पे चर्चा करेंगे। और जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। एक्स्ट्रा ज्यादा डीपली भी नहीं करेंगे और इजी भी नहीं करेंगे। जो सिलेबस है आर्मी का उसी के लेवल के क्वेश्चन पर क्या हम चर्चा करेंगे। हमारे मॉडल टेस्ट रहेंगे प्रतिदिन। साइंस का अंतिम क्वेश्चन दूसरे पार्ट का, सेकंड पार्ट का क्या है, अंतिम क्वेश्चन है। फलों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो फलों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है निम्न में से, तो विटामिन डी नहीं पाया जाता है। क्योंकि विटामिन डी जो है किससे प्राप्त होता है, सूर्य से प्राप्त होता है। सूर्य से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। और विटामिन डी जो मुख्य से किस पदार्थ में सर्वाधिक पाया जाता है, तो मछली के तेल में। किसमें, मछली के तेल में विटामिन डी सर्वाधिक पाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दूध में विटामिन से रिलेटेड पूछा जाता है कि देखिए दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, विटामिन सी के दूध में नहीं पाया जाता है। कौन सा, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। वैसे दूध जो होता है वो सर्वपोषी आहार होता है, बाकी सभी पोषक तत्व जो पोषक तत्व होते हैं उसमें विटामिन सी नहीं होता है। ठीक है, विटामिन सी खट्टा होता है। तो क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, 2000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। चक्रवर्ती ब्याज पूछा गया। तो ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो प्रत्येक शिफ्ट की 17 अप्रैल से जो 24 अप्रैल तक परीक्षा चली थी उसकी प्रत्येक शिफ्ट में एक साधारण ब्याज से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था इस टॉपिक से। तो पूछा दिया गया है 2000 रुपए की राशि दी गई है। कितनी दी गई है, राशि दी गई हमें 2000 रुपए। चक्रवर्ती ब्याज पूछा गया है कितना है, दर 110 है। तो कितने हो गई 110%, तो इंटू कर देंगे 110। कितने वर्ष का पूछा गया है, तो 2 वर्ष का पूछा गया, तो 2 बार 110 कर देंगे। अगर पूछा जाता 3 वर्ष तो 3 बार 110 कर देते। बटे में हम कर देंगे 100 इंटू 100। कितना कर देंगे, 100 इंटू 100 कर देंगे। अब इसको काटते हैं। ये ध्यान रहे क्या पूछा गया है, चक्रवर्ती ब्याज पूछा गया है, मिश्र धन नहीं पूछा गया। तो 2 0 से 2 0 काट देते हैं, और ये 2 0 से ये 2 0 काट देते हैं। 11 इंटू 11 करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 121 इंटू ये बच गया हमारा 20। अब इसको भाग करते हैं तो ये आ जाएगा 2 2 दूनी 4 2 दूनी 2, ये हमारा 2420 आ गया। ये हमारा क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। पूछा क्या गया है, ब्याज। क्या पूछा गया है, ब्याज पूछा गया है। तो हमारा मूलधन कितना था, ब्याज ज्ञात करने के लिए मूलधन माइनस क्या कर देंगे,
मूलधन माइनस क्या है, मिश्र धन से घटा देंगे तो हमारा मूलधन कितना था, 2000 रुपये। मिश्र धन हमारा कितना आ गया, 2400 रुपये। कितना आ गया हमारा, 2420 घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 420 रुपये। तो ब्याज जो है 2000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का कितना ब्याज हुआ, 420 रुपये हमारा राइट आंसर। अगर पूछा जाए मिश्रधन तो मिश्रधन हमारा हो जाता है कितना, 2420 रुपये। अगर यहाँ ध्यान रखे 2 वर्ष दिया हो तो 2 बार काउंट, 3 बार काउंट कर देंगे, 3 दिया हो तो 3 बार काउंट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, 600 का x प्रतिशत 60 है तो x का मान ज्ञात करो। क्या पूछा, x का पूछा गया है। देखिए क्या दिया गया है, 600 दिया गया है। का मतलब आप सबको पता है क्या होता है, गुणा होता है। क्या दिया गया, x दिया गया बराबर 60 दिया गया है। तो यहां प्रतिशत हटाते हैं, जब आप सबको पता है इस कंडीशन में क्या है, भाग में 100 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं। यहां लगा देंगे, कोई संख्या नहीं है नीचे, तो कोई भी ऐसी संख्या हो, काटना हो तो नीचे कोई संख्या ना दी गई हो तो 1 लगा दे। तो 2 से 2 0, सॉरी ये 6 जा रहा है, ये 6 जा रहा है संख्या, ठीक है, 600 नहीं है। तो 2 0 से 2 0 काट देंगे, कितनी काट देंगे, सॉरी 6000 नहीं, 600, ये 2 0 से 2 0 काट देंगे, ठीक है। बराबर की संख्या बराबर से कट जाती है, तो 6 से 10 को काटेंगे तो यह आ जाएगा 10%। तो 60 जो है वो 600 का कितना प्रतिशत है, तो 10% है। ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। कोई भी क्वेश्चन पूछा हो, या 80 दिया हो या 800 दिया हो, कुछ भी दिया हो, का दिया हो तो गुणा कर देना, बराबर दिया हो तो बराबर करके इस तरीके से काट लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, 9-15 का समतुल्य भिन्न है। देखिए कोई संख्या है 9/15, अगर बटे में पूछा जाए, समतुल्य भिन्न में पूछा जाए तो सबसे पहले तो संख्या को छोटी करें। अगर संख्या कट रही है तो उसको क्या है, सबसे पहले काट दें। इसको काटे तो 3 से 3 बार कट गया, इसको काटे थे 3 से 5, तो हमारे पास आंसर बोल सकते हैं या वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 3/5 आ गई। कितनी आ गई, 3/5 जो है हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ऑप्शन में निकालेंगे हम, वैल्यू निकाल के देखेंगे कि किस ऑप्शन में 3/5 आ रही है। 12/24 की वैल्यू जो है, 12 एकम 12, 24 को काटेंगे 2 तो 1/2 वैल्यू आ रही, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। 16 को काटेंगे तो 8 आ जाएगा, 9 को काटेंगे 9 तो 8/9 वैल्यू आ रही, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। 30/5 देखिए, 30/50 है, 0 से 0 काटेंगे तो वैल्यू हमारी क्या रही, 3/5। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समतुल्य अनुपात में पहले क्या है उसकी वैल्यू निकाल लेना, देख लेना छोटी करके, अगर कट रही है तो संख्या काट लेना, फिर वैल्यू मिला लेना, किसकी क्या है वो सेम वैल्यू आ रही, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, 15 आदमी एक कार्य को, आदमी से रिलेटेड, कार्य से रिलेटेड, ब्याज से रिलेटेड, प्रतिशत से रिलेटेड, औसत से रिलेटेड, प्रत्येक शिफ्ट में ही क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो यहां क्या दिया गया है, 15 आदमी। सर्वप्रथम लिख लेते हैं आदमी की संख्या कितनी है, कितने आदमी दिए गए हैं, 15 आदमी दिए गए हैं। कार्य को 4 दिन में करते हैं, सॉरी दिन, कितने दिन दिए गए हैं, 4 दिन दिए गए हैं। दिनों की संख्या कितनी दी गई है, 4 दिन दिए गए हैं। में करते हैं तो बताओ, 15 कार्य को 4 दिन में करते हैं तो बताओ 10 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करें। तो सबसे पहले तो इनकी टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं। टोटल जो है कितने कार्य हो गए तो गुणा कर देंगे। टोटल जो कार्य जो है हमारे पास 60 आ गए। कितने आ गए हमारे पास टोटल कार्य, 60 आ गए। अब पूछा क्या गया है कि 10 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो भाग लगा देंगे, यानी 60 काम, कितने, 60 काम को कितने आदमियों को करना है, तो 10 आदमियों को करना है। तो 60 टोटल काम की वैल्यू आ गई, टोटल वैल्यू आ गई 60। तो 10 आदमी कितने दिन में करेंगे, 0 से 0 काट दें तो 6 दिन में करें। यहां कार्य दिया हो या समय दिया हो, कुछ भी दिया हो, पहले टोटल वैल्यू निकाल लेंगे। या हो उसका बच्चे दिए हो या दिया हो कि 10 काम 5 आदमी करते हैं, कैसी भी दिया हो काम पहले आदमी पहले, तो पहले टोटल कॉस्ट वैल्यू निकाल लेंगे। उनकी टोटल वैल्यू हमारे पास 60 आ गई, 60 काम आ गए। फिर नीचे जो दिया हो वो भाग कर देंगे। तो राइट आंसर हमारा 6 दिन, सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, 600 का 5% की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन। यहां मिश्रधन पूछा गया, ये मिस टाइप हो गया, 600 नहीं है 6000 है, ठीक है। कितना है, 600 नहीं है, ये 6000 कर लेना, ठीक है। तो 6000 रुपए की राशि दी गई है, समय दिया गया है, दर दी गई है। तो मूलधन कितना दिया गया है हमारे पास, तो मूलधन है वो 6000 रुपए। समय कितना दिया गया है,
तो समय जो है वो 5 वर्ष दिया गया है। कितना दिया गया है? 5 वर्ष। सॉरी, समय नहीं, समय 3 वर्ष दिया गया है। दर कितनी दी गई है? वो 3% दी गई है। ब्याज ज्ञात करने की, सॉरी 3 वर्ष कर लेना, ये प्रतिशत कर लेना और ये वर्ष कर लेना, ठीक है। मूलधन ज्ञात करने का सूत्र है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो सबसे पहले हम ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। तो ब्याज जो है वो कितना है हमारे पास? 6000 रुपये इंटू समय कितना, दर कितनी दी गई है? 5%। समय कितना? 3 वर्ष। 100 से भाग कर देंगे, 2 0 काट देंगे, तो 6 को करेंगे तो 300 आ जाएगा। 300 इंटू 3, तो हमारा ब्याज जो है वो कितना आ गया? ब्याज हमारा निकल कर आ गया। ब्याज जो है वो कितना आ गया हमारा? 900 रुपये ब्याज आ गया। पूछा क्या गया है? मिश्र धन। तो मिश्र धन निकालने के लिए मूलधन प्लस क्या है? ब्याज कर देंगे। ब्याज कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? मिश्र धन निकल के आ जाएगा। तो 900 प्लस जो है वो 6000 दिए हुए थे, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 6900 रुपये। मिश्र धन हमारा क्या होगा? 6900 रुपये। सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। 6/5 को प्रतिशत में बदलो। देखिए 6/5 या 8/5 या 10/15 दिया हो, प्रतिशत में बदलो तो इस कंडीशन में गुणा में 100 लगा देंगे, तो इसको काटेंगे तो ये 20 से कट जाएगा, तो आ जाएगा 120%। कितना आ जाएगा? राइट आंसर हमारा 120%। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। 4 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है और एक लड़का 10 वर्ष का और आ जाता है, तो लड़कों की औसत आयु। देखिए 4 लड़के हैं, उनकी औसत आयु हमें दी हुई है, कितनी है? 15 वर्ष। कितनी दी गई है? 15 वर्ष दी गई है। तो इस कंडीशन में क्या है? 15 वर्ष दी गई है, तो गुणा कर देंगे तो 15 चौके 60, यानी 4 लड़कों की औसत आयु कितनी आ गई हमारी? 60। फिर क्या बोला? एक लड़का 10 वर्ष का, मतलब एक लड़का और शामिल होता है। 4 + 1, एक लड़का और शामिल होता है, उसका वजन कितना है? 10 वर्ष है। तो टोटल वजन हमारे पास कितना आ गया? 70। कितना आ गया? 70। औसत हमारा कितना आ गया? 70 आ गया। लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। बराबर है, इसको भाग कर देंगे 70 से, तो भाग करेंगे तो 70/5 को तो 14 आंसर आ जाएगा। 14 × 5 = 70। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? 70। इस तरीके से पूछा जाए, या चला जाता है तो घटा देना, आ जाता है या जुड़ जाता है, ऐसे पूछा जाता है कि 5 पारियों में 80 रन बनाते हैं, तो 6ठी पारी में 20 रन बनाते हैं, तो 7 पारियों की औसत ज्ञात करो। किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाए ऐसे सोल्व कर लेना। पहले 4 पारियों के पूछा गया था, तो उसको गुणा कर लेना, 60 आ जाए। फिर देख लेना कि कोई आ रहा है या जा रहा है, तो उसको आ रहा है तो प्लस कर देना, जा रहा है तो माइनस कर देना, टोटल वैल्यू निकाल कर क्या है? भाग लगा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। रवि और शंकर की वर्तमान आयु अनुपात 6:9 है और रवि की आयु 18 वर्ष है, तो शंकर की आयु क्या होगी? देखिए इस तरीके के औसत अनुपात की क्वेश्चन दिए हुए, उसमें ए की वैल्यू दी जाती है, या रवि भी हो सकता है, या ए या बी पूछ लिया जाता है, या राम या श्याम कोई भी दे दिया जाता है। तो जिसमें अनुपात दिया होगा उसमें कन्फर्म ए की वैल्यू दी होगी। जैसे 6 की वैल्यू क्या दी गई है? अनुपात 6 दिया गया है, वैल्यू कितनी दी गई है? 18 दी गई है। तो सबसे पहले हम रवि को सोल्व करते हैं। तो रवि की जो है अनुपात कितना दिया गया है? 6 दिया गया है। कुल वैल्यू वर्ष कितनी दी गई है? तो 18 दी गई है। इसको भाग देंगे तो 1 की वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी। तो 1 बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 3 आ गई। अब हमें पूछा गया है कि शंकर की आयु कितनी होगी, तो शंकर का अनुपात कितना है? तो 9 अनुपात है। शंकर का कितना अनुपात है? 9 अनुपात है। ए की वैल्यू कितनी आई थी? 3, तो गुणा कर देंगे 27 वर्ष। तो शंकर की आयु कितनी हो जाएगी? 27 वर्ष हो जाएगी। या शंकर दिया हो, या ए बी सी डी 3 दिया हो, कैसे भी दिया हो, राम मोहन दिया हो, ए की वैल्यू आपको कन्फर्म ए की या बी की दी मिले, या सी की या डी की, किसी की वैल्यू दी गई हो, ए की वैल्यू दी मिलेगी, उससे अपना क्या है? 1 का वैल्यू निकाल लेना, एक संख्या की आपको वैल्यू मिलेगी, आयु की वैल्यू मिलेगी। तो क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 39। शीर्ष मुख कोण होते हैं। शीर्ष मुख कोण जो है वो बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वो देखिए शीर्ष मुख कोण जो होते हैं वो ये होते हैं। देखिए ये थीटा बोल सकते हैं इसको, तो इसके सामने का, जस्ट सामने का कोण होगा वो भी क्या होगा? थीटा होगा। इस कोण को हम एक्स बोलते हैं। एक्स है तो सामने का कोण भी क्या होगा? एक्स होगा।
तो शीर्षमुख कोण में आमने सामने के कोण जो क्या है वो बराबर होते हैं, एक एकांत बराबर होते हैं। तो क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, अगला क्वेश्चन नंबर 40, एक वृत्त की बाहरी बिंदु। देखिए कोई वृत्त दिया हुआ है, क्या दिया गया है, कोई वृत्त दिया गया है, पूछा क्या गया है, हमें कोई वृत्त दिया गया, उसके बाहरी बिंदु, ये हमारा केंद्र हो गया, इसका बाहरी बिंदु ये हो गया, बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचे, इसको स्पर्श यानी टच करने वाली जो रेखा है वो कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो स्पर्श रेखा जो है वो दो रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, दो रेखाएं खींची जा सकती है, ए और बी, और दोनों रेखाएं क्या है बराबर होते हैं। तो एक वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, x का 40% y का, देखिए क्या दिया गया, x का 40% बराबर y का 70%, या प्रतिशत से प्रतिशत हट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। फिर पूछा क्या गया है, हो तो x y का अनुपात पूछा गया है। देखिए सबसे पहले x का ज्ञात करेंगे, तो x को दबा लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, बच क्या गया 7, तो x का मान 7 आ जाएगा। इस प्रकार से y का निकालना हो तो y को दबा लेंगे, x बच गया कितना 4, तो 7:4 आ जाएगा, x y का मान कितना आ जाएगा 7:4 आ जाएगा। ऑप्शन में ये भी मिलेगा आपको 4:7, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इस तरीके से निकालना, x का निकालना तो x को दबा लेना, y का निकालना हो तो y को दबा लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, एक बाइक की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बताओ। देखिए चाल हमें है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, और पूछी क्या गई है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी गई है। तो आप सबको पता है अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी हो और मीटर प्रति सेकंड में पूछी जाए तो गुणा क्या है, 5/18 से गुणा करेंगे। अगर इसी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा जाए और मीटर प्रति सेकंड में दिया जाए तो क्या हम 18/5 से गुणा कर देंगे, ये आप सबको पता है। तो इसको काटते हैं, 3 से काटते हैं तो ये 15 कट गया, ये 3 से काटेंगे तो 6 से कट गया, फिर एक बार वो कट रहा है, ये 5 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 5 × 5 क्या आ गई, 5 × 5/2 यानी 25/2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12.5 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए मिसटाइप हो गया था, ये 12 कर लेना, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है, 12.5 मीटर प्रति सेकंड राइट आंसर आ जाएगा। किलोमीटर में पूछा जाए, मीटर प्रति सेकंड में दियो तो 18/5 से गुणा कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, यदि कोई संख्या 20% बढ़ने पर 450 हो जाती है तो वह संख्या ज्ञात करो। देखिए कोई संख्या है वो 20% की वृद्धि होती है पर 450 हो जाती है। मान ले कोई संख्या है वो 20% बढ़ने पर 450 होती है, तो संख्या ज्ञात करो। देखिए संख्या दी गई है 450, 20% की वृद्धि होती है, तो मैं लिख सकता हूं 120%, इंटू कर देंगे 100, एक जीरो से क्या हम एक जीरो काट देंगे, फिर काट देते हैं, 3 से काटेंगे, ये 15 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा। कितने से कट गया, 4 से कट गया। 4 को हम 25 से काट देंगे, कितने से काट देंगे, 25 से काट देंगे। क्लियर है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 15 × 25, गुणा करते हैं। देखिए 25 एकम 25 पंजे कितना हो गया, 125, 125 का आ जाएगा हमारे पास 5, हासिल कितनी लग गई 12, 25 एकम 25, 25 और 12 कितने होते हैं 37। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 375 संख्या है वह, और उसका 20% वृद्धि होने के बाद क्या है वो संख्या 450 हो जाती है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, यदि किसी संख्या का योग 25% 15 है तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 40 आगे चला गया था, ये 40 ऑप्शन था इसका, ठीक है। हमें दिया गया है 15 दिया गया है, क्या दिया गया है 15 दिया गया, पूछा क्या गया 15 योग 25%, क्या दिया गया 15/25, संख्या क्या दी गई है 25 दी गई है, प्रतिशत गुणा 100 से कर देंगे, क्या कर देंगे 100 से भाग। ये सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, यदि किसी संख्या का योग 25% 15 है, यानी 15 जो है वो कितने प्रतिशत के समान है, कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 25% के बराबर है, इसलिए मैं वटे में लिख देता हूं। तो अब इसको काट लेते हैं, क्या करते हैं इसको
काट लेते हैं, 25 को काटेंगे 4 से कट जाएगा तो 15 चौके 60, हमारा राइट आंसर आ जाएगा 60। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझे। यहां दिया गया 25% 15, यानी कि जो 15 रुपए जो है, रुपए मान लेता हूं 15 रुपए है, वो कितने प्रतिशत के बराबर है? तो 25% के बराबर दिए हुए या 30% के बराबर दिए हुए वैल्यू वो देख लेना। ठीक है, वो भाग में लगा देना। क्वेश्चन नंबर 45, यदि किसी वस्तु को 7500 रुपए में बेचने पर 25% की कमी होती है, यानी कि 7,500 यानी 7500 रुपए में कोई वस्तु बेचते हैं, उसमें 25% की कमी होती है, कमी यानी हानि होती है, तो बताओ 25% के लाभ पे बेचने पर कितने तो बताओ कितने में बेचे कि 25% लाभ हो, यानी कि 7,500 रुपए की वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 75% का लाभ हो। तो हानि कितना दिया गया हमारे पास? 7500। हानि आप सबको पता है हमेशा नीचे आती है, तो परसेंटेज जो है, वैल्यू जो पूर्ण वैल्यू प्रतिशत होते हैं वो कितने में होती है? 100 में होती है। तो यहाँ क्या दिया गया है? 25% की हानि होती है, तो मैं 75% लिख सकता हूं, क्योंकि 100 में से 25% क्या है? माइनस हो गया, तो 7500 जो है वो 75% के बराबर है। अब पूछा क्या गया है कि 25% का लाभ, तो 100 में ऐड कर देंगे तो 125, यानी कि हमें 25% लाभ में बेचनी है उस वस्तु को, और उस वस्तु का क्या है? वास्तविक मूल्य बताना है। तो इसको काट देंगे, इससे ये कट जाएगा 100 से। किससे कट जाएगा? 100 से कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 12,500। राइट आंसर क्या होगा? 12,500 रुपए में बेचने पर हमें 25% का क्या है? लाभ होगा। चलिए पार्ट 4 रीजनिंग का। किसी कक्षा में मोनू का ऊपर से तीसरा स्थान और नीचे से 12वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है? देखिए, स्थान दिया हो ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं दिया हो, तो इसको लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर देना, इससे सोल्व कर लेना। किसे? लेफ्ट प्लस राइट, या ऊपर नीचे दिया हो, लेंथ विड्थ दिया हो तो भी ऐसे ही कर लेना। यहां दिया गया ऊपर, ऊपर मान लेते हैं, राइट मान लेते हैं। ऊपर से कौन सा स्थान है? तीसरा, 3 प्लस नीचे से क्या दिया गया है? 12। नीचे से दिया गया हो, बाएं से दिया हो या दाएं से दिया हो, माइनस 1, खुद की वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो 12 और 3 क्या हो गए? 15। 15 माइनस 1 तो बराबर क्या आ जाएंगे? 14। कुल विद्यार्थी पूछे गए हो तो ही ये कंडीशन, ये सूत्र लगेगा। ठीक है, तो कुल विद्यार्थी उस कक्षा में कितने हैं? 14 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 14 विद्यार्थी हैं। याद करना कैसे है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, या हाइट विथ दी गई हो तो कर लेना हाइट विथ या माइनस 1 कर लेना। ठीक है, इस तरीके से ऊपर नीचे या दाएं बाएं कैसे भी दिया हो, तो कुल ज्ञात करना हो तो ही ये लगाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, गलत संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए गलत संख्या कौन सी है? विषम, सम है, कैसे भी हम देखेंगे। 18 12, देखिए ये सवाल ही शायद गलत टाइप हो गया होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन है 18। ठीक है, ये ऑप्शन है अगला। ठीक है, ऑप्शन के कोड ये 4 संख्याएं दी गई है, तो 12 और 4 में 4 का गैप है, इसमें भी 4 का गैप है। सबसे पहले ऐसी कंडीशन में गैप ही चेक करना, लगभग गैप ही मिलता है। तो और 20 और 24 के बीच में 4 का गैप है, और 24 के बाद क्या 28 करेंगे तो कितने का गैप आ जाएगा? 4 का। यहाँ क्या है? 29 है। तो गलत संख्या कौन सी है हमारी? 29 हमारी क्या है? गलत संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, नेपाल काठमांडू, आगे फिर दिया गया है पाकिस्तान। ये भी गलत मिस्टेक हो गया था, यहां आएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान दिया गया, फिर आगे पूछा गया, यहां पूछा गया है, यहां पूछा गया है, इसको यहां से काट लेना, आगे कर लेना। ठीक है, नेपाल आप सबको पता है, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। तो पाकिस्तान के आगे फिर पाकिस्तान की राजधानी की, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। क्या है? पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। यह भी साथ साथ नोट करें, बीजिंग जो है वो चीन की राजधानी है, और थिम्पू जो है वो भूटान की है। ये भी नोट कर लेना। ठीक है, रीजनिंग बिल्कुल आसान ही देते हैं। ठीक है, अब दिया गया ए बी सी को 6, यानी ए बी सी को क्या 6 लिखा जाता है?
क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे। क्या दिया गया, ए बी सी को 6, बी सी डी को 24, बी सी डी को क्या लिखा जाता है, 24 लिखा जाता है। पूछा फिर क्या लिखा जाता है, तो सी डी को क्या लिखा जाएगा, यानी सी और डी ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले तो हम जोड़ेंगे कि जोड़ दिया हो तो ए जो है 1 नंबर पे आता है, जोड़ करके देखते हैं। बी जो है वो 2 नंबर पे आता है, सी जो है वो कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। तीनों को जोड़ेंगे तो आंसर हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर जोड़ अगर सही हो, यहीं से हम काउंट नहीं कर सकते आंसर को, जैसे सी और डी, सी 3 नंबर पे आता है, ठीक है, और डी दिया हो, डी 4 पे आता है तो आंसर 7 हो जाए। नहीं, दो ऑप्शन, तीन कंडीशनें दी हो तो 2 पे चेक करेंगे, तो दूसरा चेक करेंगे बी, बी कितने पे आता है, तो 2 पे आता है। सी कितने पे आता है, 3 पे आता है। डी कितने पे आता है, 4 पे आता है। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, दिया कितना गया है, 24। तो ये कंडीशन जोड़ने वाली तो हमारी क्या है, कैंसिल हो गई। तो अब ऑप्शन देखेंगे, गुणा करेंगे, इसको क्या है, गुणा करेंगे, 1 गुणा 2, 2 गुणा 2 को 3 से करेंगे 6, तो गुणा में पहली कंडीशन राइट है। फिर इसको गुणा करते हैं, 2 तिया 6, फिर इसको करते हैं 6 चौके 24, तो गुणा की हमारी कंडीशन राइट है। तो हम कर सकते हैं सी का मान जो है वो कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3, और डी का 4 होता है। तो ये हमारा 12 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ऐसे रीजन क्वेश्चन दिया हो तो उसमें कंडीशन 3 वैल्यू दी हो तो 2 की कंडीशन चेक कर लेना पहले, ठीक है। तो 1 पे ही आंसर नहीं निकालना। 1 का आंसर हमारा कितना था, 7 आ रहा था। अगर ऑप्शन में 7 होता तो हम 7 टिक करते और राइट, तो ऑप्शन क्वेश्चन जो है हमारा गलत हो जाता। चलिए आज के सेक्शन का हमारा अंतिम क्वेश्चन दिया, सोल्व करेंगे। 8 और 12, सबसे पहले ऐसी कंडीशन में गैप ही चेक करेंगे। तो 8 और 4 के बीच में 4 का गैप दिया गया है, यहां 2 का गैप दिया गया है, यहां पे 3 का गैप दिया गया है, यहां पे फिर कितने का गैप दिया गया है, 17 और 21 होता, 4 का दिया होता। सॉरी, ये क्वेश्चन में ही दिक्कत हो गया, शायद इसमें गैप दिया हुआ था, 2 का दिया हुआ, 3 का दिया हुआ, 4 का दिया हुआ, 5 का दिया हुआ, ऐसे कुछ दिया हुआ था। तो ये मिस टाइप हो गया, कोई बात नहीं, अगली सीरीज में हम चर्चा कर लेंगे। टाइप पर से मिस टाइप हो गया। तो आज का सेक्शन कैसा लगा, उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा। आपके कमेंट का हमारी टीम को इंतजार है। तो आपने जितने क्वेश्चन राइट किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, उसका स्कोर जो है वो कमेंट में अवश्य दें। और इस पेपर की ओरिजिनल पीडीएफ जो है वो आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। अगर किसी भी प्रकार की परेशानी या किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी हो तो हमारी टीम के जो नंबर जो हैं वो स्क्रीन पे चल रहे हैं, तो आप उस पे संपर्क कर सकते हैं, किसी भी समय पे संपर्क कर सकते हैं। और हमारी टीम के द्वारा ई बुक यानी नोट्स जो है वो इसी पैटर्न 2023 के पैटर्न पर तैयार किए गए हैं, वो सेडा क्लासेस यूट्यूब चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं अगली सीरीज के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।